Namaste, dear students. Welcome to PT Education. My name is Tushant Yadav, and we are on the final chapter of this course on Government Fiscal Policy, FRBM Act 2003, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. तो आज हम FRBM एक्ट पढ़ेंगे और करंट अफेयर का इंटरकनेक्शन कोरिलेशन सीखेंगे। उससे पहले आप इस कार्टून को वॉच कीजिए। देखिए, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, उसकी वजह से डेफिसिट की पोटली बहुत बड़ी हो गई है और इकोनॉमी की कमर टूट गई है भैया। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज कैसे? फार्म लोन वेवर, इलेक्शन के समय पर बहुत ढेर सारा लोन वेवर दे दिया फार्मर्स को। उसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और रेवेन्यू उतना ही है, तो सर डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया। और डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया तो उतना गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है और उसकी कमर टूट गई है। एंजॉय किया या नहीं आपने? किसी भी एक्ट को लाने की क्या वजह होती है, पहले यह समझना पड़ेगा। एफआरबीएम एक्ट के केस में भी तो एफआरबीएम एक्ट को लाने की क्या वजह थी, क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, 1990s में और 2000s में बोरोइंग रेट बहुत ज्यादा हाई था और उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी वीक थी। ये बोरोइंग रेट क्यों हाई था? क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रहे थे और रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा था, इसलिए डेफिसिट हो जा रहा था। और डेफिसिट था इसलिए उतना हमको फाइनेंस करने के लिए एक्सपेंडिचर को बोरो करना पड़ रहा था। उसकी वजह से बोरोइंग रेट बहुत ज्यादा हाई था और इंडियन इकोनॉमी वीक हो गई थी। 3 फैक्टर, क्या फैक्टर सर? हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई रेवेन्यू डेफिसिट एंड हाई डेट टू जीडीपी रेशियो। फिस्कल डेफिसिट तो आपको पता है, रेवेन्यू डेफिसिट भी आपको पता है। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? ये जीडीपी क्या होता है पहले ये समझते हैं। अगर आपको जीडीपी नहीं पता है, जीडीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये मेरा चैनल है होप तुशांत यादव। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 हो चुका है, पूरा यूनिट जो जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को जरूर देखिए। लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जीडीपी क्या होता है, मोटा मोटा समझिए। मान लीजिए जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक है। तो मान लीजिए इंडिया की ये टेरिटरी है, ये इंडिया है और इंडिया की ये टेरिटरी है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कि ये इंडिया इसके अंदर है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इस टेरिटरी के भीतर गुड्स का भी प्रोडक्शन हो रहा होगा और सर्विसेज का, यानी किसान आलू भी पैदा कर रहा है और नई बाल भी काट रहा है। गुड्स का भी प्रोडक्शन हो रहा है और सर्विसेज का भी प्रोडक्शन हो रहा है। अब जीडीपी की डेफिनेशन सुनिए। द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इन 1 ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट नेशन। किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में टोटल जितना भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करेंगे वह उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लियर है या नहीं? तो जीडीपी क्या है? बाउंड्री के भीतर। क्यों सर? क्योंकि डोमेस्टिक की बात हो रही है। डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा एक साल में, उसको बोलेंगे जीडीपी ऑफ दैट नेशन। इतना क्लियर या नहीं? तो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? मान लीजिए आपकी जीडीपी आई 100 रुपए, यानी टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का अपना जो जितना प्रोडक्शन किया है वो है 100 और आपने डेट लिया है 90 रुपीज। तो डेट टू जीडीपी रेशियो कितना हो गया? सिंपल, 90/100 और इसको परसेंटेज में कीजिए तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 90%। कहने का मतलब यह है हाई डेट टू जीडीपी रेशियो, आपने 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए 90 रुपए लोन में लिया, तब इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी की हालत खस्ता है या नहीं? हाई डेट टू जीडीपी रेशियो। तो 3 वजह थी, हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई रेवेन्यू डेफिसिट एंड हाई डेट टू जीडीपी रेशियो। इसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत वीक थी और किसी ना किसी एक्ट की जरूरत बिल्कुल थी हमें, जो हमको फिस्कल डिसिप्लिन जरूर सिखाए, यानी राजकोषीय जो डिसिप्लिन है वो आना चाहिए। इसलिए एफआरबीएम एक्ट लाया गया 2003 में और उसके ये ऑब्जेक्टिव हैं। क्या सर? फिस्कल डिसिप्लिन लाएं। कैसे लाएंगे?
एक्सपेंडिचर में एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा और डेट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट करना होगा एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू का एंड डेट का। क्लियर और नॉट? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स तो जानते होंगे आप, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जीडीपी की ग्रोथ होते रहना चाहिए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट हमेशा ज्यादा जनरेट होते रहना चाहिए। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए इस एक्ट की हमें जरूरत थी और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव भी यही है। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई फॉलो करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और फिस्कल पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है, इन दोनों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन द फिस्कल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सर, क्यों? फिस्कल ऑपरेशन यानी एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहां से आ रहा है, कहां पर हम खर्च कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की। ट्रांसपेरेंसी से ही अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ट्रांसपेरेंसी लाइए फिस्कल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसका एम है। और मेन मोटिव तो यही है कि फिस्कल स्टेबिलिटी बनी रहे इंडिया की इन द लॉन्गर रन। तो एफआरबीएम एक्ट 2003 के ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। क्लियर और नॉट? इस एक्ट को 2015 में अमेंड किया गया और इस 2015 में जो टारगेट्स दिए गए उसको 2018 तक अचीव करना था। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट रखा उन्होंने कंप्लीटली एलिमिनेट, कि नील कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, एकदम शून्य, बाय 31 मार्च 2018। और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा कि इसको 3% ऑफ द जीडीपी बाय मार्च 31, 2018। यानी अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो 3 रुपए का फिस्कल डेफिसिट हो, यानी 3 रुपए हमको लोन में लेना पड़े अपने डेली और कभी कभी वाले एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। ऐसा क्यों? रेवेन्यू डेफिसिट 0 क्यों और फिस्कल डेफिसिट 3 क्यों? इसको समझने के लिए मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था पिछले सेशन में कि विच इज मोर सेंसिटिव, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। और कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में एकदम धुआंधार एकदम सही जवाब दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट। आई एम प्राउड ऑफ देम, बहुत अच्छा आप लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने जो जवाब नहीं दिया है या जिन्हें समझ में नहीं आया है, मैं उन्हें समझा देता हूं। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी और उस कार को मैंने 1 मंथ तक चलाया। 1 मंथ चलाने के बाद मेरे पास पेट्रोल के एकदम पैसे नहीं बचे और मैं अपने दोस्त के पास गया। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है मान लीजिए काजू। तो मैं काजू के पास गया और मैंने कहा कि मुझको 2000 रुपए की जरूरत है, मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, तेल डलाना है उसमें। तो मेरे दोस्त ने हंसते हंसते दे दिया कि ले भाई। मैंने 1 मंथ फिर से गाड़ी चलाई और 2000 का पेट्रोल खत्म हो गया और अगले महीने मैं फिर अपने दोस्त के पास पहुंच गया कि भाई 2000 की जरूरत है, फिर से दे दे यार। तो उसने क्या किया, 2000 रुपए मुझे फिर से दे दिए। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर हर महीने में ऐसे ही पहुंचता रहा उसके पास 2-3 बार और तो मेरा दोस्त एक दिन आएगा और कहेगा कि दोस्त, जब तेरे पास पेट्रोल डलाने की कैपेसिटी नहीं थी तो तूने कार क्यों खरीदी? कहेगा या नहीं कहेगा? मेरा दोस्त जरूर कहेगा ये बात कि when you don't have the capability to buy the petrol, then why you have purchased this car? And this is the valid point. So my friend is trying to say that if you don't have the capacity to pay the revenue expenditure, then why have you done the capital expenditure? तो मेरा दोस्त कह रहा है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने की क्षमता नहीं थी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की क्या जरूरत थी तुमको? इसका मतलब सर ज्यादा सेंसिटिव कौन हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट। क्यों रेवेन्यू डेफिसिट? क्यों? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट क्या बात करता है? डेली एक्सपेंडिचर के बारे में। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या डिस्कस करता है? डेली एक्सपेंडिचर के बारे में। यानी डेली एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए हमको जितना बोरो करना पड़ता है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। तो वो एकदम 0 कीजिए। क्यों? डेली हम किसी से बोरो करके नहीं ला सकते। फिस्कल डेफिसिट कुछ बहुत हो सकता है, लॉन्गर रन में आप कभी कभी और डेली खर्चे को फाइनेंस करने के लिए आप कुछ पैसे बोरो कर सकते हैं। ये डेफिसिट थोड़ा बहुत आएगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो कभी कभी पैसे लेंगे उससे में भी आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया रोड बना रहे हो, जिसकी वजह से बाद में टोल टैक्स लगाकर अब वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो मे बी वो डेफिसिट उस ईयर के लिए ठीक है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ठीक नहीं है।
इसलिए क्योंकि वो डेली एक्सपेंडिचर है। इसलिए जब भी रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है फिस्कल डेफिसिट से। इसीलिए 2015 में यह बात की कि इसको हटाइए, रेवेन्यू डेफिसिट जीरो कीजिए, फिस्कल डेफिसिट रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो आपने टारगेट 2018 तक के लिए दिए ना, ये बहुत रिजिड हैं, इनको पूरा नहीं कर पाएंगे हम। और इसीलिए गवर्नमेंट ने मई 2016 में एक एनके सिंह कमेटी का गठन किया ताकि एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू कर सके। और फिर एनके सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। क्या रिकमेंडेशन थे? डेट टू जीडीपी रेशियो उन्होंने कहा कि 60% कीजिए, यानी अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो 60 रुपए तक का ही लोन लीजिए। 60 रुपए में वो भी 40 सेंटर लेगा और 20 रुपए सारे स्टेट मिलकर लेंगे, यानी 40% लिमिट सेंटर की है और 20% स्टेट्स की है। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट कहा, उन्होंने कहा कि 0.8% ऑफ द जीडीपी बाय 31 मार्च 2023, यानी अगर आप जीरो नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत रिजिड हैं, तो ओके 0.8 तक करने की कोशिश कीजिए। और फिस्कल डेफिसिट 2.5% ऑफ द जीडीपी तक रिड्यूस कीजिए बाय मार्च 31, 2023। और इसी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी जिसे हम कहते हैं एस्केप क्लॉज। एस्केप क्लॉज में उन्होंने कहा कि कभी ऐसी कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाएं, जैसे कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़े हेल्थ में, तो अगर वो उस साल में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रही है और अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को पार कर जा रही है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको फ्लेक्सिबल बना दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब भी अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को पार करे तो वो एक ही सिचुएशन में पार कर सकती है जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों। ठीक है, तो ये एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी एस्केप क्लॉज लाने के लिए। करंट अफेयर में भी था। एफआरबीएम एक्ट आफ्टर कमेटी रिकमेंडेशन, तो कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद क्या टारगेट सेट किए गए? फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 2.5 नहीं माना गया। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3% ऑफ द जीडीपी तक कम करने की कोशिश करेंगे बाय मार्च 31, 2021 तक। और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जो होगा वो 40% पे वो राजी हो गए कि ओके 40% ऑफ द जीडीपी बाय 2024-25 तक हम अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां तक क्लियर है या नहीं? डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको सब क्लियर है या नहीं? करंट अफेयर में क्या था ये हम जान लेते हैं। करंट अफेयर में ये था कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने यही एस्केप क्लॉज का इस्तेमाल करके अपने जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट थे उसमें रिलैक्सेशन को लाया। तो 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट जो FY20 के लिए थे उसको रिवाइज करके 3.8% कर दिया। ठीक है, यानी वो लिमिट से बाहर चली गई। और उन्होंने किस क्लॉज का इस्तेमाल किया? एस्केप क्लॉज का। और उन्होंने FY21 फाइनेंशियल ईयर 21 का टारगेट 3.5% रखा। FY21 का मतलब होता है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होता है, 31 मार्च 2020 को कंप्लीट होता है। उसके लिए उन्होंने टारगेट क्या रखा? 3.8% ऑफ द जीडीपी तक फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। एस्केप क्लॉज का इस्तेमाल करके लिमिट के बाहर चली गई वो। ठीक है, ये रहा पूरा डेटा चार्ट। हमने हर एक वीडियो में जहां पर हमने फिस्कल डेफिसिट बताया, रेवेन्यू डेफिसिट बताया, वहां पे ये डेटा नहीं बताया, यहां के लिए बचा के रखा है। तो वहां पर स्टैटिक पोर्शन आपका मैंने स्ट्रांग करवाया, यहां पर आप इन डेटा चार्ट की वजह से अपने फैक्ट्स को भी स्ट्रांग कर लीजिए। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है FY20 के लिए जो रिवाइज्ड किया गया वो है 3.8%, अगले साल के लिए 3.5, देन 3.3, देन 3.1 जो प्रोजेक्शन है 2022-23 के लिए। ऐसे रेवेन्यू डेफिसिट को देख लीजिए, 2.4% ऑफ द जीडीपी से 1.9% ऑफ द जीडीपी कम करने की कोशिश करेंगे और इसको एलिमिनेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपको मैंने बता चुका है। 0.7% अभी रिवाइज्ड है, लेकिन 2022-23 तक हम इसको एकदम जीरो करेंगे। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, तो जो हमारा रेवेन्यू रिसीट था जिसमें टैक्स सोर्सेस थे, उस टैक्स सोर्सेस से कितना पैसा आता है वो है, ये सब परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। यानी अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो उसमें 10.6 रुपीज जो होता है वो टैक्स से आता है, और नॉन टैक्स से भी आ रहा है 1.7 रुपीज। ये रिवाइज्ड है फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए, ऊपर देख लीजिएगा। और हम इस टैक्स रेवेन्यू के, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के सोर्स को बढ़ाकर 10.7, यानी टैक्स से हम ज्यादा इनकमिंग रेवेन्यू लाना चाह रहे हैं, 10.7% ऑफ द जीडीपी करने की कोशिश करेंगे। और नॉन टैक्स को भी हम बढ़ाएंगे
लेकिन हालांकि प्रोजेक्शन नीचे है 1.5% की ओर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो अभी 50.3% रिवाइज्ड है, अगले साल के लिए 50.1 किया है, और 2022-23 के लिए प्रोजेक्शन है कि 45% ऑफ द जीडीपी तक हम पहुंच जाएंगे। यानी जीडीपी 100 रुपए की है तो 45.5 रुपए तक का लोन हम लेंगे। करना कितना है? 40%, 40% तक हमें जाना है। यहां तक सब क्लियर है या नहीं? सारे कॉन्सेप्ट, सारा करंट अफेयर, सब कुछ ओवरऑल आपका क्लियर है या नहीं? यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर एवरीथिंग इज क्लियर। अगर सब कुछ क्लियर है तो हमारे एक सवाल का जवाब जरूर बताइए। इसको आप लिखकर फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। इनएक्टमेंट ऑफ द एफआरबीएम एक्ट हैज ब्रॉट द इंडियन इकोनॉमी ऑन द पाथ ऑफ द फिस्कल प्रूडेंस, नॉट फिस्कल प्रूडेंस ओनली इन लेटर्स बट नॉट इन स्पिरिट। तो आत्मा में नहीं, केवल लेटर्स में ये फिस्कल प्रूडेंस आया है। इसको आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, 200 वर्ड्स में फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, हम उसको इवेलुएट जरूर करेंगे। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का कोर्स फुल चल रहा है। ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी हैं, ज्योग्राफी के मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड याद करने के लिए बहुत ढेर सारा यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है। आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। ये पीटी के कुछ बेहतरीन रिसोर्सेस हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार किए गए हैं बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा। आइए इसका पूरा लाभ जरूर उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।